हो गया? बात नहीं, बात नहीं। इट्स गुड आफ्टरनून टू ऑल क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनोपोली की शुरुआत की थी और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से शेयर किया था। पॉइंट्स ये कि मोनोपोली एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर आपको सिंगल सेलर मिलेगा। मोनो का मतलब सिंगल और पोली का मतलब सेलर। ये एक ऐसा बाजार है जहां पर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कंपटीशन होगा, जहां पे आपको कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब सिंगल सेलर है तो उसका कोई क्लोज कॉम्पिटिटर आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मतलब एब्सेंस ऑफ कंपटीशन आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। तो अब जब आप मोनोपोली कह रहे हैं तो मोनोपोली में होता क्या है कि यहाँ पे आप एंट्री जो है फर्म्स की उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप फर्म्स की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, फर्म्स आते जाएंगे, तो आपका मोनोपोली खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने मोनोपोली को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको नए फर्म की एंट्री को रोकना अनिवार्य है। होगा ही रोकना, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। यू आर गोइंग टू लूज योर मोनोपोली। आप मोनोपोली को या मोनोपोली बिजनेस में आप एंट्री ऑफ न्यू फर्म को कैसे रोक सकते हैं? हाउ कैन यू control the entry or look into stopping the entry of new firms? कैसे रोक सकते हैं? तो चार पांच तरीका मैंने लिखवाया था। सबसे पहला कि इस तरीके के बिजनेस में इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा कि कोई नया फर्म आने से पहले 10 बार सोचेगा। दूसरा, आप जिस रॉ मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हैं और उस रॉ मटेरियल का सप्लाई अगर आपके कंट्रोल में, तो भी शायद नया फर्म आने से डरेगा। गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस कुछ इस तरीके की होगी जहां से एंट्री ऑफ न्यू फर्म रिस्ट्रिक्टेड है, जहां से एंट्री ऑफ न्यू फर्म रिस्ट्रिक्टेड है। आप कुछ ऐसा अग्रेसिव बिजनेस पॉलिसी भी अडॉप्ट कर सकते हैं जहां से आप किसी नए फर्म की एंट्री को बिल्कुल भी रोक सकते हैं। आप नए फर्म की एंट्री को मना कर देंगे। कैसे? अग्रेसिव बिजनेस पॉलिसी। और उसमें बड़ा कॉमन है कट थ्रोट कंपटीशन। क्या? कट थ्रोट कंपटीशन, जिसको हम लोग गला काट प्रतियोगिता कहते हैं। मतलब आप इस तरीके से कॉम्पीट करते हैं, यू डोंट अलाउ द न्यू फर्म टू सर्वाइव इन द मार्केट। यू डोंट अलाउ, आप उसको अलाउ करते ही नहीं। अगर वो आ भी गया तो आप इस तरीके से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं जहां से वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा आपके कंपटीशन के आगे। आप उसको मार्केट से वर्चुअली भगा देते। ठीक है? अब मैंने एक पॉइंट और बताया था कि मोनोपोली के केस में इंडस्ट्री और फर्म के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। मोनोपोली के केस में इंडस्ट्री और फर्म के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये सिंगल सेलर है। तो सिंगल सेलर है तो इसका कोई क्लोज कंपटीशन होगा ही नहीं। तो ये खुद अपने प्रोडक्ट के लिए प्राइस बनाएगा और प्राइस को एक्सेप्ट भी करेगा। अब चूंकि ये प्राइस को पहले बनाता है इसलिए इसको हम लोग प्राइस मेकर कहते हैं। हालांकि ये प्राइस मेकर भी है और प्राइस, लेकिन इसको पहले आप प्राइस मेकर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले प्राइस बनेगा फिर तो प्राइस लिया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? प्राइस मेकर। क्लियर है?
अब अगर आप एक मोनोपोलिस्ट हैं तो अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप एक मोनोपोलिस्ट हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट का तो कोई मार्केट में विकल्प ही नहीं, हम बहुत ऊंचा प्राइस चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? बहुत ऊंचा प्राइस। क्योंकि आपकी सोच ये है कि कंज्यूमर के पास आपके प्रोडक्ट का कोई विकल्प नहीं है, आप बहुत ऊंचा प्राइस चार्ज करेंगे तो कंज्यूमर की मजबूरी होगी आपके प्रोडक्ट को खरीदना। आपके प्रोडक्ट को क्या करना? खरीदना। तो जब कंज्यूमर की मजबूरी है आपके प्रोडक्ट को खरीदना, आपकी सोच ये है, तो क्या आप अपनी सोच में सही हैं? हाँ। हम लोग बात कर रहे थे कि मेरा सवाल क्या था कि अगर आप एक मोनोपोलिस्ट है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीइंग अ मोनोपोलिस्ट मैं कुछ भी अनाप शनाप प्राइस चार्ज कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि आपके मन में क्या धारणा है कि भाई हम तो मोनोपोलिस्ट है, मेरे प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कंज्यूमर की मजबूरी है कि मेरा प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो क्या आपकी सोच सही है? सोच के बोलिए। आप मोनोपोलिस्ट हैं, ये भी दिमाग में रखिएगा। और बीइंग अ मोनोपोलिस्ट आपकी ये सोच सही है कि आप जो चाहे प्राइस चार्ज करें और आपका प्रोडक्ट बिकेगा। लॉजिक के साथ मुझे आंसर दीजिएगा कि अगर नहीं बोल रहे हैं तो क्यों, और हाँ बोल रहे हैं तो भी क्यों? नहीं, ऐसा थोड़ा ना होगा। दोनों दोनों में से कोई एक ही बताओ। क्या है आंसर? क्या होगा? नहीं पता। तुम तो पहले बीच में बैठा करती थी, बीच से यहाँ पे आई, यहाँ से तो यहाँ आ गई। हैं? जल्दी आया करो। क्या होगा जी आंसर? आंसर यस, नो। तो अगर आंसर नो होगा तो नो वाले पहले मुझे बताएं क्यों, जो लोग नो बोल रहे हैं क्यों? और what's your name? You must be in Rosa. Must be in Rosa also. What Samar said कि अगर आप एक मोनोपोलिस्ट हैं और आप प्राइस ऊंचा रखेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस ऊंचे प्राइस पे कस्टमर उसको परचेज नहीं कर पाएगा। डू यू अग्री टू दिस स्टेटमेंट? अब देखिए कि जब हम लोग बात कह रहे हैं कि ठीक है, आप सब कुछ आपके पास, आप चाहे उतना माल सप्लाई कर सकते हैं, जब चाहे माल को रोक सकते हैं, जब चाहे प्राइस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मानसिकता ये अगर आपकी है कि आप जो प्राइस चाहे उस प्राइस पे आपका सारा माल बिकेगा, देन यू आर परहैप्स लिविंग इन अ ड्रीम्स लैंड है। आप फिर शायद अपने लिए सपना देखें। क्यों?
क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, आपने बहुत एग्जॉर्बिटेंट प्राइस रख दिया। एग्जॉर्बिटेंट मतलब बहुत ज्यादा, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब बहुत ज्यादा। तो कस्टमर, कौन सा कस्टमर आपके पास आएगा, पहले ये देखते हैं कौन सा कस्टमर जाएगा आपके पास। वो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को पाना चाहता है लेकिन उसके पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, जैसा इसने बताया। खरीदना तो चाहता है, आवश्यकता है, लेकिन वो बेचारा उस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वो ग्राहक निकल गया आपके पास। दूसरा वैसा ग्राहक जो प्राइस आपके द्वारा निर्धारित प्राइस पे परचेज तो कर सकता है, सुनना ध्यान से, आपके द्वारा निर्धारित प्राइस पे परचेज तो कर सकता है, लेकिन उसको लगेगा जो इतना महंगा प्राइस को देगा उस प्राइस के बराबर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो दूसरा वो ग्राहक जो उस प्राइस को अफोर्ड तो कर सकता था, लेकिन उस प्राइस के बराबर उसको सेटिस्फैक्शन। तो दो क्लास ऑफ कस्टमर आपके प्रोडक्ट से क्या हो गया, दूर हो गया। पहला वो जिसको जरूरत है लेकिन आपका प्राइस देख के वो भड़क गया, भाग गया। दूसरा वैसा कस्टमर जो अफोर्ड तो कर सकता है लेकिन उसको लग रहा है कि भाई हम इतना प्राइस पे करके इससे बराबर हमको सेटिस्फैक्शन क्यों खर्चा करें। तो अफोर्ड कौन कर पाएगा, वैसा ही कस्टमर जिसकी आवश्यकता भी हो और जिसके पास इनकम भी हो। तो वैसे ग्राहकों की संख्या काफी कम है। वैसे ग्राहकों की संख्या क्या है, काफी कम है। मतलब क्या हो गया कि आपके मार्केट से मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स आपके पहुंच से दूर हो गए। यानी कि आपसे मार्केट यानी कि कस्टमर्स क्या हो गया, डिससेटिस्फाइड हो गया। क्या हो गया, डिससेटिस्फाइड। तो जब कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर जब डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, तो आप चाह के भी एंट्री ऑफ द न्यू फर्म को रोक नहीं सकते। फिर तो आएगा ही, फिर तो न्यू फर्म आएगा ही आएगा, आना ही। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ मोनोपोली फर्म क्या है। रेवेन्यू कर्व्स, बोर्ड पे ध्यान दो, रेवेन्यू कर्व्स ऑफ a monopoly firm, revenue curve of a monopoly firm। तो मोनोपोली फर्म का जो रेवेन्यू कर्व है वो किस तरीके का होगा। परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व क्या था, हॉरिजॉन्टल। एआर भी हॉरिजॉन्टल, एमआर भी, सबका वैल्यू सेम था। सबका वैल्यू क्या था, सेम था। लेकिन यहां पर क्या होगा, एआर एमआर कर्व का नेचर आपको समझना है। पहले देख लीजिए, उसके बाद ड्रॉ कीजिएगा, समझिएगा पहले ध्यान से। ये आप देखिए, दिस इज एआर कर्व। एआर इज इक्वल टू प्राइस। पीछे दिख रहा है बॉयज, नो सर। ये एआर इज इक्वल टू प्राइस, और ये देखिए एमआर कर्व हो गया। कौन सा कर्व हो गया, एमआर कर्व, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आप प्राइस को रखेंगे और एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी को रखेंगे।
वाई एक्सिस पे प्राइस को रखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, क्वांटिटी को रखेंगे। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये जो कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कैसा कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन, इनवर्स। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने पढ़ लिया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। क्लियर है एकदम। तो यहां पर है क्या कि अगर एक मोनोपोलिस्ट ज्यादा बेचना चाहता है, एक मोनोपोलिस्ट ज्यादा बेचना चाहता है तो उसको अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा। या सुनो, अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे आऊं, इस पॉइंट पे आप देखिए कि प्राइस मेरा क्या है और क्वांटिटी ये है। अगर आपने प्राइस को बढ़ा दिया तो क्वांटिटी क्या हो गया, अगर आपने प्राइस को घटा दिया तो क्वांटिटी क्या हो गई। तो ये जो इनवर्स रिलेशन है यानी कि एआर एमआर कर्व मोनोपोलिस्ट का वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब कि अगर एक मोनोपोलिस्ट ज्यादा बेचना चाहता है तो उसको अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा। अगर वो रिजिड है कि नहीं हम प्राइस कम नहीं करेंगे तो प्राइस ऊंचा रखे, ऊंचा रखेगा तो उसका माल बिकेगा कम, माल बिकेगा लेकिन कम बिकेगा। क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग समझे थोड़ा और कि ये जो ए आर एम आर कर्व है, ध्यान से बोर्ड पे देखते जाइएगा, तुम बार बार कभी उधर देख रही कभी इधर देख रही। ए आर कर्व, एम आर कर्व, वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको बोर्ड पे देखिएगा और इंटरप्रेट कीजिएगा। ये जो ए आर कर्व है वो प्राइस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि ए आर इज इक्वल टू क्या होगा, प्राइस होगा। ए आर इज इक्वल टू क्या होगा, प्राइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए आर कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ए आर कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, पहले ये बताओ, अगर कर गया तो क्या होगा। अगर ए आर कर्व एक्स एक्सिस को टच कर गया तो इसका मतलब क्या, प्राइस क्वांटिटी क्या हो जाएगा। एक आंसर आया कि प्राइस का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर आप इसको नीचे मिला दीजिएगा यहां पर तो क्वांटिटी तो होगा लेकिन प्राइस जो वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप सोच के बताएं क्या प्राइस 0 हो सकता है, क्या प्राइस 0 हो सकता है। तो अगर प्राइस 0 नहीं हो सकता तो ए आर एम आर सॉरी ए आर कर भी कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्लियर है, ए आर कर्व इज नेवर गोइंग टू टच विच एक्सिस, वाई, because once the AR curve touches the x-axis, the value of price or AR becomes 0, and it is never possible that the price of a product will be kept as 0. क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो इंटरेस्टिंग है जिसको समझना है, आप देखिए ए आर कर्व और वाई एक्सिस, ए आर कर्व और वाई एक्सिस, ये जो एंगल है या जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का बाइसेक्टर है एमआर कर्व। क्या कहा मैंने, ए आर कर्व और वाई एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका बाइसेक्टर है कौन सा कर्व,
MR कर्व। बाइसेक्टर कहने का मतलब जो किसी एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आप देखिए मैंने कोशिश की है कि कर्व भी वैसा ही हो। MR कर्व जो है वो एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस और AR कर्व के बीच है। देखिए यस और नो, ठीक है। इसको थोड़ा टच करते जाना, तो बन गया। अब फिर से मैं एक लाइन कह रहा हूं, उसको बताइएगा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कौन बाइसेक्टर है? किसका बाइसेक्टर है? AR कर्व और वाई एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का बाइसेक्टर। अब मैं एक लाइन कोट कर रहा हूं, बताइएगा सही है या गलत। Every point on MR curve, every point on MR curve is at equidistant या equidistance from both AR and Y axis। सही है या गलत? फिर से सुन लीजिए। Every point on MR curve, every point on which curve? MR curve is at equidistant। equidistance का मतलब equal distance from both AR curve and Y axis। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। यानी कि आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ये ले लीजिए, एनी पॉइंट, जितनी दूरी उसकी AR कर्व से है उतनी ही दूरी उसकी Y एक्सिस से भी। क्लियर हो गया? तो बोले थे टच करने के लिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट? हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का इक्विलिब्रियम पढ़ा था। हमने परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का क्या पढ़ा था? इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ा था हमने? इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था। अब इक्विलिब्रियम कौन से कंडीशन के तहत हमने पढ़ा था, ये भी कोई बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग भी क्लास में हो, पार्टिसिपेट करो, बोलो कुछ हैंड रेस करके। फर्म का इक्विलिब्रियम हमने कौन से अप्रोच के तहत पढ़ा था? MRMC अप्रोच। क्या हमने उसको TRTC अप्रोच से पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, लेकिन अप्रोच वो भी है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना किससे है? MRMC अप्रोच। तो अब आपसे आंसर चाहिए, कितना कंडीशन है इक्विलिब्रियम पे आने का MRMC अप्रोच में? MRMC अप्रोच में इक्विलिब्रियम पे आने का कितना कंडीशन है? तुम लोग का कुछ नहीं किया जा सकता। हंसी सकते हो अपने ऊपर, और क्या करोगे तुम लोग? इतना पढ़ाने के बाद भी अगर जवाब ना मिले, इतना लिखाने के बाद भी जवाब ना मिले, तो बहुत पैथेटिक है सिचुएशन। पढ़ते नहीं हो तुम लोग। किसी कॉलेज में इस तरीके से नोट्स और इस तरीके से एक पॉइंट बताया जाता है क्या? इतना बताने के बाद भी अगर तुम लोग जवाब नहीं देते हो, मतलब दुर्भाग्य है तुम लोग। और एक बार नहीं, एक बार परफेक्ट कंपटीशन में बताए, नॉर्मल प्रॉफिट के केस में बताए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में बताए, लॉस के केस में बताए, 4-5 बार बता चुके। और न जाने क्लास में घूमते घूमते कितनी बार बोल चुके हो।
पढ़ोगे तब ना कुछ होगा। AR कर्व, MR कर्व, इक्विलिब्रियम का कंडीशन दो था, जहां पर MR MC दोनों बराबर हो, बराबर उस पॉइंट पे होगा जहां पे इंटरसेक्शन होगा, बराबर उस पॉइंट पे होगा जहां पे इंटरसेक्शन होगा। और दूसरा ये ध्यान देना है कि MC कर्व अपने मिनिमम से राइज कर रहा हो, अपने मिनिमम से राइज कर रहा हो। अब ये देखिए, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इसने MR कर्व को इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट आप बी दे दे, पॉइंट बी पे आप देखिए MC ने MR को इंटरसेक्ट किया, और दोनों ही कंडीशन फुलफिल हुआ। जहां पे इंटरसेक्शन होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे MR इज इक्वल टू MC होगा, MR इज इक्वल टू MC, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि MC कर्व अपने मिनिमम से राइज करते हुए उसने MR को कट किया। तो ये वाला पॉइंट जब आप नीचे मिलाएंगे तो ये आप क्वांटिटी आ गई। मोनोपोलिस्ट को कितना प्रोड्यूस करना होगा? OQ क्वांटिटी प्रोड्यूस करना होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर याद होगा, तो परफेक्ट कंपटीशन में ये AR इज इक्वल टू MR था, और यहाँ पे MC कर्व इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा था, तो मेरे पास प्राइस ऑलरेडी आ जा रहा था, प्राइस भी आ जा रहा था और क्वांटिटी भी आ जा रही थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको मिला क्या? क्वांटिटी मिला। यहाँ पे आपको प्राइस नहीं मिला अभी तक, आपको प्राइस निकालना होगा। प्राइस कैसे निकालेंगे? प्राइस किस पे है? AR कर्व पे। किस पे है? AR कर्व पे। तो अब आप इस पॉइंट बी को ऊपर ले जाएंगे और मिलाएंगे किस पे? AR कर्व पे। और ये वाला जो पॉइंट है इसको यहां मिला देंगे, ये प्राइस आ गई। तो यहां पे जो ये पॉइंट आया, इसको सपोज करें ई दे दें, तो अब एक मोनोपोलिस्ट कितना, किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बेचेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए? तो इसका प्राइस हो गया OP, क्वांटिटी हो गया OQ। तो OP प्राइस पे OQ क्वांटिटी बेचेगा, तो रेवेन्यू, यानी कि ये प्राइस हो गया और ये क्या हो गया? तो P इंटू Q फॉर्मूला है किसका? टोटल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू Q। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? OPEQ, यानी कि ये जो रेवेन्यू हुआ, इस रेवेन्यू पे मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। ये आया समझ में? कुछ क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाओ। Explain the revenue curves of a monopolist. Explain the revenue curves of a monopolist. दूसरा क्वेश्चन है, show the equilibrium of a monopoly firm. Show the equilibrium of a monopoly firm equilibrium of a monopoly firm under MRMC approach. Under MRMC approach. ये दो क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाना है, जल्दी कीजिएगा।
बोलो जी, रोल नंबर 19। हेलो सर ये यस सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले सर? फर्स्ट छूट गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था जी? एक्सप्लेन द रेवेन्यू कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्ट। एक्सप्लेन द रेवेन्यू एक्सप्लेन द रेवेन्यू कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्ट। कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट। सर सेकंड भी बोल दीजिए सर। सेकंड क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन show the equilibrium of a monopoly firm under MRMC approach. एक्सप्लेन द show the equilibrium नहीं है, show the equilibrium of इक्विलिब्रियम ऑफ monopoly firm। रिपीट नहीं करो, सुनो और लिखो। show the equilibrium of a monopoly firm यस सर under MRMC approach। under अंडर MRMC approach। कोई मरमरिंग नहीं, अपना अपना लिखो फटाफट। और इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन भी करना होगा कि प्राइस कहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्या रेवेन्यू होगा, ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके।
और रेवेन्यू कर्व को जब एक्सप्लेन करना है तो ये भी बताना पड़ेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग वो कर्व क्यों है, मोनोपोलिस्ट जो है उसको प्राइस कम करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों नहीं वो अपने द्वारा फिक्स किए गए प्राइस पे बेच सकता है हाई प्राइस पे। और एआर एमआर के बीच में जो चीजें बताए हैं कि एआर कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा वो, और एमआर मतलब दोनों का बाइसेक्टर है। कैमरा का पोजिशनिंग ठीक करो। हर्ष आनंद, रोल नंबर 16, बैच 1। डन सर। नहीं, सारा लोग एब्सेंट है आज, किसी का कैमरा ऑन नहीं है, किसी का अटेंडेंस नहीं बनेगा, खाली रोल नंबर 16 को छोड़ के। जी सर। हाँ, सबका कैमरा ऑफ है, किसी का अटेंडेंस नहीं बनेगा। रोज रोज एक ही चीज बोलते बोलते आदमी हल्का हो गया। आंसर हुआ क्या?
मैं बोलने का बस उसका छोड़ के सबका कैमरा ऑफ है, इसके बाकी किसी का अटेंडेंस नहीं बनेगा, खाली उसी का बनेगा। इज द आंसर कंप्लीट? चलो ठीक है, फिर आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। अभी आंसर दिखाना हमको।